आज सबसे पहले हमने करना है, पहले 2-3 फैक्ट लिख लेते हैं, ये एज इट इज निकालना। दूरी के मापक, क्यों? क्योंकि आगे खगोल शास्त्र है, कई जगह पर मैं इन शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, पता होना चाहिए। वैसे तो जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से सब मतलब कॉमन है ये चीजें। दूरी के मापक, देखो यहाँ धरती पे बैठ करके जैसे आप मकान बना रहे हो तो कमरों की लंबाई चौड़ाई दूरी, मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, इंच, फिर मीटर, किलोमीटर। बट जब पृथ्वी से आप बाहर किसी जगह पर दृश्यता दिख कर रहे हो तो वहां पर तो बहुत ज्यादा दूरी होगी, तो इतना बड़ा आंकड़ा तो हम लिख नहीं पाएंगे कि भाई सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितना मीटर है, कितना क्या है, बड़ा हो जाता है आंकड़ा। तो यहाँ पर दूरी के कुछ मापक है। सबसे पहले इसमें आपको प्रकाश से रिलेटेड कुछ शब्द पता होने चाहिए, जैसे प्रकाश संबंधित। सबसे पहले प्रकाश की गति, ये तो बहुत कॉमन चीज है, सबको पता होती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, ये प्रकाश की गति किसकी है? सूर्य की प्रकाश है। तो सूर्य की प्रकाश कितनी तेजी से चलती है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक शब्द आता है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, सुना होगा आप। तो लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता क्या है? तो इसको कह सकते हैं कि एक वर्ष में सूर्य के प्रकाश द्वारा तय दूरी। तो एक प्रकाश वर्ष यानी कि एक साल में सूर्य के प्रकाश ने कितनी दूरी तय की है इस स्पीड के हिसाब से। खगोलीय अजम्पशंस है, हाइपोथेटिकल हो सकता है। तो यहां पर आपको एक प्रकाश वर्ष को किसी न किसी उसमें तो कन्वर्ट करके देखना है ना, तो हम किलोमीटर में निकालेंगे कि एक प्रकाश वर्ष होता कितना किलोमीटर है। तो 9.46, कहीं कहीं पे 45 लिखा होगा, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर यही चीज मीटर में देगा तो कैसे लिखेंगे? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे, तो 3 जीरो ऊपर आप 3 ऐड कर दो ऊपर, तो 3 जीरो हो जाएंगे। तो एक प्रकाश वर्ष मतलब एक साल के अंदर सूर्य के प्रकाश ने कितना दूरी तय किया है। ये दूरी का जो खगोलीय दूरी होती है उसका सबसे व्यापक पैमाना है, ठीक है। तो सबसे व्यापक दूरी का, खगोलीय दूरी का मापक, सबसे व्यापक खगोलीय दूरी का मापक ये है लाइट ईयर। क्योंकि देखो हम लोग दूरी नापते हैं पृथ्वी से, है ना। तो जब हम पृथ्वी से दूरी नापते हैं तो हमको दूसरे ब्रह्मांड, दूसरे ग्रह या उसके आसपास जो क्षुद्र ग्रह है इनके हिसाब से नापना है। तो उसके हिसाब से हमारे लिए सबसे परफेक्ट प्रकाश वर्ष बैठता है। लेकिन इसके बाद एक और दूरी का मापक है और इसको कहते हैं खगोलीय दूरी। ये अलग चीज है, एस्ट्रोनॉमिकल एव्यू, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल ईयर कह लीजिए। तो खगोलीय दूरी ये कितना होता है? तो खगोलीय दूरी हो गया सूर्य और पृथ्वी के मध्य माध्य दूरी। माध्य दूरी का मतलब हो गया मीन डिस्टेंस, ठीक है। क्या हो गया है? मीन डिस्टेंस। सूर्य और पृथ्वी के मध्य
माध्य दूरी यानी कि मीन डिस्टेंस कितना है औसत, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी हमेशा हर दिन 365 दिन एक जैसी नहीं रहती है। तो कहने का मतलब मेरा है ये कि जैसे ये पृथ्वी में लेकर के चल रहा हूं और ये सूर्य लेकर के चल रहा हूं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये दूरी कितनी है 1.49 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ठीक है, 1.49 इंटू 10⁻12 नहीं सॉरी 10⁻8 किलोमीटर, करोड़ में आएगा ना 8 किलोमीटर। तो मैं ये कह सकता हूं किलोमीटर के सेंस में एक खगोलीय, देखो पहले मैं खगोलीय दूरी की परिभाषा लिखा रहा हूं, उसके बाद में दूरी कितनी है तो उसको दूरी किसी ना किसी दूसरे संदर्भ में तो देखना ही पड़ेगा ना। तो एक खगोलीय वर्ष एक खगोलीय दूरी बराबर 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर बराबर 14.9 करोड़ किलोमीटर, 14.9 करोड़ किलोमीटर ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी है। इसके बाद आगे हमने पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में जो संबंध पढ़ेंगे तो सबसे नजदीकी संबंध उपसौर, सबसे दूर का की स्थिति अपसौर, तो उपसौर अपसौर 4 जुलाई वगैरह ये सब हमने आगे देखना है। तो एक ये भी हो गया है, इससे भी हम लोग दूरी तय कर लेते हैं। उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है पार्सेक, सुना है? पार्सेक का संदर्भ हम लाइट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में निकालते हैं, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में। तो एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, ये आप ये कह सकते हो अभी खगोल शास्त्र में या पृथ्वी पर अगर मुझे कोई भी चीज को ब्रह्मांड के संदर्भ में पढ़ना है तो ये खगोल शास्त्र में या पृथ्वी पर दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। तो खगोल शास्त्र के अंतर्गत दूरी की सबसे बड़ी इकाई। अब देखो मैं सबसे छोटी इकाई अभी पृथ्वी पर मोटे मोटे तौर पर मिलीमीटर, मिलीमीटर से बड़ा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा मीटर, मीटर से बड़ा किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर से बड़ा हम लोग जैसे नॉट, जैसे नॉट हो गया, नॉटिकल माइल हो गया, ये भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर नॉटिकल माइल लिख देता हूँ क्योंकि एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.862 किलोमीटर, लगभग लगभग 2 किलोमीटर ही लगा लो। तो नॉटिकल माइल ये थोड़ा सा और दूर बड़ा हो गया। इसके अलावा फिर यहां से आगे अगर मैं जाऊंगा तो फिर क्या आ जाएगा बताओ, इसके बाद आएगा खगोलीय दूरी। ठीक है, क्योंकि ये 1.49 इंटू 10⁸8 है और लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 है, नहीं सॉरी इसके बाद लाइट ईयर आएगा क्योंकि 9.46 इंटू 10⁻5 है ना। तो इसके बाद आ गया आपका लाइट ईयर। ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूं। फिर आएगा एस्ट्रोनॉमिकल ईयर, फिर उसके बाद आएगा आपका ये पार्सेक। ये है दूरी का कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। मैं अब ये सीसेट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, अगर ये जीएस में अगर नॉर्मल नहीं आएगा, बट ये मैं बस जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस टपक जाते हैं तो लगाना। अच्छा, एक और चीज होती है पता है दूरी, एक समय होता है, वो समय होता है ब्रह्मांडीय वर्ष। सुना है? ब्रह्मांडीय वर्ष, इसको कहते हैं कॉस्मिक ईयर, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं गैलेक्टिक ईयर। ठीक है, ब्रह्मांडीय वर्ष या गैलेक्टिक ईयर। ये क्या होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। ये होता है सूर्य द्वारा, अभी मैं मजेदार बताता हूं, सूर्य द्वारा अपनी आकाश गंगा के चारों ओर का
परिक्रमण काल। ठीक है, जो कि बराबर है 225 मिलियन वर्ष, जो कि बराबर है 22.5 करोड़ वर्ष। मजेदार चीज है। अब इसको मैं समझाता हूं ये क्या चीज है। छोटी छोटी चीजें देखना आप डायग्राम के माध्यम से। जैसे समझ लो ये सन है, इसमें यहां पर आते हैं गैलेक्टिक ईयर यहां से। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देख करके चलते हैं। यहां पर कहीं ये सन है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी किसके चक्कर लगा रही है? तो पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में कितने दिन लग रहे हैं? 365 1/4 मोटा मोटा, या मैं बोल दूं 1 वर्ष। अब आपको पता है कि ऐसे हमारे ब्रह्मांड में कई सारे तारे हैं, ऐसे है ना। तो जिस क्षेत्र में सूर्य है, सूर्य भी किसी ना किसी के चक्कर लगा रहा है। समझ लो ये हो गया एक केंद्र। किसका केंद्र है ये? आकाश गंगा का केंद्र, गैलेक्सी का केंद्र। हमारी आकाश गंगा है दुग्ध मेखला, उसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, पहले तो ये आप एक कॉन्सेप्ट बना लो कोई, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी है ना, हर चीज बढ़ ही रही है, एक दूसरे से दूर ही जा रही है चीजें। जो ये हमने महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ा था ना, उस महाविस्फोट सिद्धांत के तहत चीजें पहले एक साथ थी, एक नींबू के दाने के अंतर्गत जैसे, उसके बाद फटाफटा, तो ऐसे करके किसी जगह पर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये एक काल्पनिक थ्योरी है, बट उसके हिसाब से चले तो हर चीज का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, और एक पिंड दूसरे पिंड से दूर होते जा रहे हैं धीरे 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 करके। तो जो ये सूर्य है ना, ये जैसे पृथ्वी सूर्य के केंद्र से गुरुत्व बल के कारण एक निश्चित दिशा में ही परिक्रमण कर रहा है। मैं यहां खड़ा हूं, अब मेरे हाथ पे एक धागा है, बॉल लगा रखी है, और मैं ऐसे ऐसे घुमाऊं तो सेंटर है ना, इसी के यही तो रहेगा। ये वहां ऐसे ऐसे ऐसे, जब तक मैं नहीं हिलूंगा तब तक ये थोड़ी जाएगा। और चलो मैं भी ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो ये तो मेरे चारों तरफ ही घूमता रहेगा ना। तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी ऐसे ही घूम रहा है, और सूर्य भी आपको पता है अपनी आकाश गंगा के चक्कर लगाता है। और सूर्य के द्वारा अपनी आकाश गंगा का पूरा चक्कर जब लग जाता है तो उसको कहते हैं ब्रह्मांडीय वर्ष। क्या कहते हैं? ब्रह्मांडीय वर्ष। और सूर्य को अपनी आकाश गंगा के केंद्र के पूरा चक्कर लगाने में हमारे वर्षों के हिसाब से अनुमानित है 225 मिलियन, यानी कि 22.5 22.5 करोड़ साल लग रहे हैं। बताओ, तो ये भी हो रहा है सर। सूर्य हमारे हिसाब से स्थिर है, क्योंकि हम सूर्य के साथ गुरुत्व बल के कारण क्या हो रखे हैं? स्थिर हो रखे हैं। लेकिन सूर्य भी अपने हिसाब से गति कर रहा है, सूर्य भी गतिमान है। इस ब्रह्मांड में कोई चीज नहीं है जो स्थिर है, हर चीज गतिमान है। तारे वारे वगैरह ये सब मूव कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें आप दूरी के बारे में थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, पहला हो गया प्रकाश वर्ष, दूसरा हो गया खगोलीय दूरी, तीसरा हो गया पारसेक, और चौथा हो गया ब्रह्मांडीय वर्ष। ठीक है, अब चलते हैं सीधा सीधा ब्रह्मांड में। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि यार इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड की संरचना अगर हम करें तो ये ब्रह्मांड किस चीज से बना हुआ है? तत्व के अंतर्गत ना जाकर के, क्योंकि तत्वों के अंतर्गत तो फिर बहुत सारे तत्व दिखेंगे जो हम लेकर केंगे। लेकिन अगर एक मूल रूप से, अगर एक साधारण व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर हम लोग ब्रह्मांड की संरचना देखें तो यहां पर क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? बताओ आपको क्या दिखता है ब्रह्मांड में? दो चीजें हैं बस ब्रह्मांड में, फिजिक्स के अनुसार। ये पूरी फिजिक्स है एक्चुअल में, देखा, ये भौतिकी है, सब कुछ भौतिक, हर चीज दुनिया में भौतिक है, ये लगा लो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो भौतिक नहीं होगी ब्रह्मांड के अनुसार, ये विज्ञान के अनुसार। तो ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं। सबसे ज्यादा क्या दिखता है आपको ब्रह्मांड में? नहीं, खाली जगह। पर ये स्पेस भी तो किसी चीज के अंदर है ना, ये इस कमरे में खाली जगह है ना, पर ये कमरा में भी तो कुछ ना कुछ है ना। तो ये जो खाली स्पेस है इसको कहते हैं अदृश्य पदार्थ। क्या कहते हैं? अदृश्य पदार्थ, इंग्लिश में
डार्क मैटर। और इसी चीज का तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हिग्स बोसोन, गॉड पार्टिकल जिसे बोला गया। यही तो है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर। है ना? तो ये जो अदृश्य पदार्थ है, ये क्या चीज है? जो भी आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये अदृश्य पदार्थ है। ये एक्चुअल में खाली नहीं है, ये खालीपना भी किसी ना किसी चीज से बना हुआ है, जो हमें नहीं पता लग रहा है कि ये क्या चीज है। और इसको हम लोग अभी एक तरीके का काल्पनिक अवधारणा लेकर के चलते हैं। ये काल्पनिक अवधारणा है। ये एक ऐसी चीज है जिसके अंतर्गत विद्युत चुंबकीय पदार्थ का न उत्सर्जन होता है और न उसके साथ कोई क्रिया होती है। तो ये जो खाली स्पेस हमें दिख रहा है, ये एक ऐसी चीज है जिसमें से अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी पास करा दूं, जैसे सूर्य की रोशनी है, तो आप देखो सूर्य और पृथ्वी के बीच में खाली स्पेस है। ये खाली स्पेस में सूर्य की रोशनी जो है वो हम तक पहुंच रही है, और सूर्य की रोशनी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और उसके साथ साथ उसमें कई सारे रेडिएशन है। एक्सरे रेडिएशन है, यूवीए है, यूवीबी है, यूवीसी है। ये सूर्य की रेडिएशन में इतने सारे हैं ना, इंफ्रारेड है उसके अंदर बहुत सारी रेडिएशन है फर्दर। तो ये सब रेडिएशन यहाँ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये जो खाली स्पेस है ये उसके साथ रिएक्शन ही नहीं कर पा रहा है। ना तो वो रिएक्ट कर रहा है, ना वो ये खाली जगह अपनी खुद की कोई ऐसी तरंग का उत्सर्जन कर रहा है। तो यहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग पदार्थ नहीं होगा, यहां पर होगा तरंग। सॉरी, इन तरंगों का ना तो ये उत्सर्जन करता है और ना ही ये किसी और चीज के साथ क्रिया करता है। एकदम खाली स्पेस है। और 95% ब्रह्मांड क्या है सर? इसी पदार्थ से है। किससे है? इसी पदार्थ से। 95% इसी चीज से बना हुआ है सर। अब आपको जो दिख रहा है वो कितना है? 5%। और जो आपको दिख रहा है उसको आप क्या बोलते हो? बताओ। 6th क्लास ज्योग्राफी पढ़ी? तो उसमें खगोलीय पिंड की परिभाषा है, क्या है बताओ? क्या होता है खगोलीय पिंड? आकाशगंगा में किसी न किसी सूर्य के, सूर्य तो एक तरीके का तारा है, वो तो नाम है तारे का। तारा क्या है? नहीं, मैंने तो बोला ब्रह्मांड में तो दो ही चीजें हैं, या तो अदृश्य पदार्थ है या खगोलीय पिंड है, तीसरा तो कुछ है ही नहीं। तारा तो मैंने बोला ही नहीं, तारा है ही नहीं। हाँ, तारा भी एक खगोलीय पिंड है। तो खगोलीय पिंड क्या है उसकी परिभाषा वो नहीं बनेगी। वो आप जो बता रहे हो वो ग्रह की परिभाषा है। ग्रह भी एक खगोलीय पिंड का उदाहरण है। लेकिन जो बड़े पैमाने में बात करूंगा, तो जो कुछ आपको ब्रह्मांड में दिख रहा है, जो कुछ अभी मानव के भौतिकी के शोध और खोज के अनुसार जो तथ्य हमें पता लगा है, कि जो हमें जो तकनीक से, टेक्नोलॉजी से भी हमें, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, टेलीस्कोप हो, कुछ भी हो, उस चीज से जो भी चीज हमें दिख रही है वो चीज हमारे लिए क्या होगी? ये एक खगोलीय पिंड का हिस्सा होगा एक तरीके से। ठीक है? तो खगोलीय पिंड क्या है? एक दृश्य पदार्थ, एक दृश्य पदार्थ जो ब्रह्मांड में अनेक आकृति में दृश्यमान है। आपको उसका शेप ज्यादातर खगोलीय पिंड गोल जैसे दिखेंगे, है ना? क्योंकि क्यों है? वही है, लॉ ऑफ जो मोशन है, लॉ ऑफ मोशन सब चीजों पे काम कर रहा है। गोल 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 घूम रहे सारे के सारे, तो वो तो ठीक है। यहां पर आएगा उदाहरण। आपको आकाशगंगा दिखती है, तो आकाशगंगाएं जितनी भी होती हैं ये सब आपके सेलेस्टियल बॉडी में आता है। इसके अलावा तारे सारे सेलेस्टियल बॉडी यानी खगोलीय पिंड में आएंगे। इसके अलावा ग्रह
इसके अलावा उपग्रह, इसके अलावा शूद्र ग्रह, शूद्र ग्रह, ठीक है, ये सब आपके खगोलीय पिंड है। खगोलीय गैस, कौमा धूलकंड आदि, और भी बहुत सारी चीजें। जब सौर मंडल करेंगे तो सौर मंडल की संरचना में हम सब चीज देख लेंगे, उल्का उल्का वगैरह ये सब चीजें जो भी है ना, बोने ग्रह हो गया, उल्का हो गया है, उल्का पिंड हो गया, ये सारी की सारी चीजें। मगर कहने का मतलब है कि ब्रह्मांड में जो चीज टेक्नोलॉजी से जितना कुछ दिख रहा है वो खगोलीय पिंड का हिस्सा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या हो गया, अदृश्य पदार्थ। तो 5% आपका ये चीज है, बाकी तो ब्रह्मांड खाली है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ब्रह्मांड की संरचना ये थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए। तो ब्रह्मांड पता लग गया हमको, भैया ये तो बहुत कोई अनंत सी चीज है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तथ्य हैं, ब्रह्मांड से रिलेटेड इतना ही है। अब ब्रह्मांड बना किससे है? ब्रह्मांड बना है अनेक आकाश गंगाओं से। तो अब सीधा सीधा थोड़ा सा आकाश गंगा के बारे में देखो। यहां पर मैं फिर बता रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा टाइम यहां पर नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे फंक्शनल ज्योग्राफी पर आना है, जो मेन फिजिकल ज्योग्राफी है उस पर आना है। बट कॉस्मोलॉजी क्योंकि कभी कभी मतलब यूपीएससी के लिए तो नहीं पढ़ाना पड़ता है, उतना ज्यादा की जरूरत नहीं, सेल्फ स्टडी में हो जाती हो, बट पीसीएस में प्री में फैक्चुअल पूछ सकता है, तो इसलिए देखना है। 3-4 चीजें देखेंगे। एक तो आपको आकाशगंगा की परिभाषा पता होनी चाहिए, आकाशगंगा होता क्या चीज है। आकाशगंगा की संरचना पता होनी चाहिए, ठीक है, कुछ तथ्य, कितनी आकाशगंगा वगैरह ये सब। फिर जो हमारी आकाशगंगा है, इस आकाशगंगा से रिलेटेड एक दो फैक्ट पता होना चाहिए, और आकाशगंगा कितने प्रकार के होते हैं, ये 4 चीजें देखनी है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखनी। टू द पॉइंट, जो बोर्ड में लिखूंगा उतना ही करना, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आकाशगंगा की परिभाषा अगर करें तो ब्रह्मांड में स्थित अनेक तारों, ग्रहों, अदृश्य पदार्थ आदि के समूह को, ठीक है, अनेक तारों, ग्रहों, अदृश्य पदार्थ आदि के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अब क्या है देखो, जब ब्रह्मांड में कह रहे हैं ना, जैसे गैस के गोले बने बहुत सारे, तो जब ब्रह्मांड में शायद महाविस्फोट हुआ होगा, तो कुछ चीजें इकट्ठी होकर के एक जगह पर गुरुत्व बल के कारण जो 4 फोर्सेस है उन्होंने आपस में इंटरेक्ट करना शुरू करा और एक संरचना बनानी शुरू की। कुछ ने कहीं और करा, कुछ ने कहीं और करा, कुछ ने कहीं और करा, और उसके साथ साथ उन गैसों के अंदर रासायनिक क्रिया होनी शुरू हुई है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया होगा। फिर उसके अलावा गुरुत्व बल, ये वो सब बल तो काम कर रहे थे ना, तो हर एक का एक संबंध अलग अलग जगह पे विकसित होने लग गया। तो अनेक तारे बन गए, तारों के आसपास ग्रह बन गए होंगे, और ये सारे तारे भी एक केंद्र के साथ जुड़े हुए। तो ये जो सेंटर और उसके आसपास जो ये लाखों तारे होंगे, उस एरिया को लगा करके उन्होंने एक आकाशगंगा बोल दिया। तो इसकी संरचना के अंतर्गत क्या क्या चीजें देखोगे इसके अंतर्गत? तो वही जो अभी मैंने पीछे बताया, तारे होंगे, ग्रह होंगे, उपग्रह होंगे, सेम चीज मैं मतलब लिखवा रहा हूं और कुछ ऐसा अलग नहीं लिखवा रहा हूं, उपग्रह आदि, इन सारे के सारे से मिल करके आपका आकाशगंगा बना। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है इंग्लिश में? मिल्की वे गैलेक्सी, हिंदी में दुग्ध मेखला, धार्मिक ग्रंथों में देखोगे तो ऐरावत पथ, ऐरावत इंद्र के हाथी को बोला गया। तो इसके कई सारे नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी, दुग्ध मेखला, ऐरावत पथ। एनसीईआरटी के अंदर 6 क्लास के अंदर काफी कुछ दे रखा है इसको लेकर के, आप थोड़ा सा और उसको अपडेट कर सकते हो एनसीईआरटी से, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा, हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीक कौन सी आकाशगंगा है? तो ये है एंड्रोमीडा, ये हमारी आकाशगंगा के सबसे नजदीकी आकाशगंगा बताई जाती है। आप कभी भी जैसे आकाशगंगा को चेकआउट करोगे ना, जैसे यहां पर मैं आपको दिखाता हूं,
मिल्की वे गैलेक्सी। ये है देखो, एक पिक्चर होगा सन, यहाँ पर है देखो, ये यहाँ पर है, हम ऐसे घूमता है सन, ये 22 करोड़ साल लग जाते हैं। यहाँ पर है, हम सोचो ये है आकाशगंगा का सेंटर। सोचो ये क्या चीज होगी, कितना खतरनाक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसमें। तो इतना याद रखना है, यहां से प्रकार में आएगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना कि जो ये प्रकार है ये आकार के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला सर्पिल आकार, उसको कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। दूसरा होता है दीर्घ वृत्ताकार, एलिप्टिकल। शब्द सुना है आपने, दीर्घ वृत्ताकार। ये शब्द आगे पृथ्वी जब तक के कॉन्सेप्ट जब तक चलेंगे, आगे तक भी ये शब्द आगे तक चलता हुआ आएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक्सप्लेन करूंगा तो आगे तक के लिए भी याद हो जाएगा। और उसके बाद आ जाएगा अनियमित। अनियमित मतलब कोई शेप ही नहीं है। तो सर्पिल आकार कैसा होता है, ऐसे स्पाइरल, स्पाइरल की तरह, ठीक है। तो ब्रह्मांड में 81% आकाशगंगा इसी प्रकार के हैं। तो एक क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किस प्रकार की आकाशगंगाएं सबसे ज्यादा होती हैं, तो सर्पिल आकार सबसे ज्यादा है, ठीक है। कुछ दीर्घ वृत्ताकार, दीर्घ वृत्ताकार का मतलब ऐसे, ऐसे तारों का अरेंजमेंट ऐसे होगा, अंडा, इसको अंडाकार भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 16% ऐसे हैं, इसका शेप हो गया अंडाकार भी आप बोल सकते हो। अंडाकार वर्ड बहुत कॉमन है बट प्रोफेशनल नहीं है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा कैसी आकार आकृति की है, ये भी आ जाता है कई बारी। हमारी आकाशगंगा स्पाइरल आकृति की है, और बाकी अनियमित कुछ भी हो सकता है, ऐसे 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 करके कुछ भी शेप हो सकता है। बचे हुए 3% अभी अनियमित है, जो अभी भी शायद हो सकता है कि ये नई अवस्था में है, अभी ये सिस्टम बना रहे हैं एक तरीके का, जो भी ये बनाएंगे आगे चल करके। तो 3 प्रकार के आपके क्या होते हैं, आकाशगंगाएं होती हैं। सिंपल है, कोई नहीं, बस टू द पॉइंट चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। ब्रह्मांड की संरचना कहां से स्टार्ट करा था हमने आज, पहले दूरी के मापक, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, खगोलीय दूरी क्या होता है, पार्सेक क्या होता है, कॉस्मिक ईयर ब्रह्मांडीय वर्ष क्या होता है, ब्रह्मांड की संरचना 2 ही चीजों से बनी हुई है, अदृश्य पदार्थ और खगोलीय पिंड। उसके बाद आकाशगंगाएं, परिभाषा, संरचना हमारी आकाशगंगा और प्रकाश प्रकार, आकार के आकार पर सर्पिल, दीर्घ वृत्ताकार, अनियमित। क्लियर। बस आकाशगंगा से रिलेटेड इतना है। अब आकाशगंगा के बाद अगली चीज क्या आती है, अब हम बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। पहले हम छोटे से बड़े की तरफ गए, अब हम बड़े से छोटे की तरफ आएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तारे के बारे में देखना है, और फिर तारे के बाद फिर आ जाएगा सौर मंडल, जो कि सूर्य से संबंधित, फिर क्योंकि तारक को एक बार कॉन्सेप्ट में पढ़ करके फिर सौर मंडल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, फिर यहां से थोड़ा सा जो है रोचक हो जाएगा, थोड़ा यहां से फिर और ज्यादा आने लग जाता है। तो एक तारा क्या होता है, परिभाषा यहीं पर लिख देता, स्वयं से प्रकाशित होने वाला, स्वयं से प्रकाशित होने वाला पिंड, इसको कहते हैं तारा। तारा ऐसी चीज है जो सेल्फ इल्यूमिनेटिंग है, यानी कि खुद से अपना प्रकाश उत्सर्जन करता है। ब्रह्मांड में आपको प्रकाशित वस्तुएं बहुत सारी दिखेंगी। अगर यहां से मैं बुध ग्रह को देखता हूं, माना बात, मुझे कोई बता देगा टेलीस्कोप से ही दिख, मतलब वैसे भी दिख जाएगा, लेकिन मेरे को पता नहीं चलेगा कि ये बुध है। तो मैं यहां से अगर अपनी नग्न आंखों से बुध ग्रह को देखूंगा तो चमकीले तारे की तरह दिखेगा। हाँ, जब मैं टेलीस्कोप से, दूरबीन से देखूंगा तो तब पता लगेगा कि यह तारा नहीं है। पृथ्वी से आकाश की तरफ शाम को, शाम के टाइम पर, रात के टाइम पर, मतलब जब रात शुरू होने लगती है उस टाइम पर अगर मैं आकाश में देखूंगा
तो पृथ्वी से चलो ऐसी हम मूल्यांकन करते हैं, सुबह से रात तक जब भी है, मुझे सबसे चमकीली वस्तु तो दिन में सूर्य दिखेगी, शाम के टाइम पर चंद्रमा दिखेगा, सबसे बड़ा चमकीला वस्तु। उसके अलावा तीसरी जो सबसे चमकीली वस्तु दिखती है वो एक तारा, वो एक ग्रह है, विनस, शुक्र जिसे कहते हैं, शुक्र। वो पूरा तारा दिखता है, आप ये मतलब शाम को जब वो दिखता है आप निकाल ही नहीं सकते हो कि ये ग्रह होगा, जब तक कि पता ना हो। तो जितने ग्रह दिखते हैं ये भी चमकीले दिखते हैं। तो इसका मतलब चमकीली तो हर चीज है, लेकिन जो अपना खुद का प्रकाश उत्सर्जन करता है किस तरीके से, वो मैं भी आपको बताऊंगा, उसी को हम तारा कहते हैं। तो एक तारे के निर्माण से संबंधित कुछ अवस्थाएं होती हैं, वो अवस्थाओं को पेपर में क्वेश्चन में डाल देता है कभी कभी, उसका क्रम हो गया, जैसे जैसे कि हर एक, देखो आप एक चीज देखो, एवोल्यूशन बहुत रोचक तथ्य है। हम जो, मैं बोल रहा हूं ना, यहाँ हमें जो जो जैव पदार्थ और जो निर्जीव पदार्थ, जो भी पदार्थ दिखते होंगे ना, तो जीव पदार्थ का तो एक जीवन चक्र होता है, हर चीज का जीवन चक्र है, निर्जीव पदार्थों का भी जीवन चक्र है, अगर हम भौतिकी के जो कॉन्सेप्ट है इससे देखें तो। और ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे तो यहाँ भी जीवन चक्र चल रहा है, तारे का एक जीवन चक्र है, हमारा पृथ्वी का एक जीवन चक्र है, तो हमारा भी एक जीवन चक्र है। तो यहाँ पर एक तारे के जीवन चक्र से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने ब्लैक होल सुना है? किस संदर्भ में सुना है कि यार क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, खतरनाक चीज होती है वहां तो, लाइट भी, गुरुत्व बल होता है, निगल लेता है, मतलब वो सारी चीजों को अपने अंदर क्या करता है, अवशोषित कर देता है ना, गुरुत्व के कारण वो अपनी चीज अपनी तरफ अवशोषित कर देता है, अट्रैक्ट कर देता है, और अगर कोई चीज उसके अंदर जाएगी भी तो वो वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी, उसमें इतना गुरुत्व बल होता है। तो एक बहुत ही जबरदस्त गुरुत्व बल का केंद्र होता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। अब ये काला तो नहीं दिखेगा, ये कैसे दिखेगा, अदृश्य पदार्थ जैसे, खाली ही जगह होगी, वो जगह खाली ही है, पता नहीं चलेगा। बट अभी तक किसी ब्रह्मांड में ये साइंटिस्टों ने कोई चीज ऐसी ऑब्जर्व तो करी नहीं है ना, ये तो उन्होंने आइडिया लगाया ना, ये ऐसी कोई चीज है, होती है। ये कहां से लगाया, ये जब तारों के बारे में इन्होंने स्टडी करा तो उससे लगाया। तो एक तारे की जो अवस्था है, मैं डायग्राम से पूरी अवस्था बताऊंगा, ठीक है? आपने अवस्था को डायग्राम से ही लिखना है, कैसे तारा बनता है और कैसे तारा एक जन्म से लेकर के तारे के मृत्यु तक उसकी कोई पूरी की पूरी एक जीवन चक्र होती है, लाइफ साइकिल होती है। तो बस कीवर्ड याद रखने, उसको क्रम में लगाने का क्वेश्चन बनेगा, बस और कुछ नहीं बनेगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जहां कहीं पर भी तारा बनता है ना, वहां पर एक बादल जैसा होता है, ठीक है? कैसा बादल होता है, एक गैसीय बादल होता है, ठीक है? पहली अवस्था, हाइड्रोजन गैस का बादल, सबसे पहली अवस्था में ये हो रहा है। पहले मैं स्टेजेस लिखाता हूं, फिर उसके अंदर की प्रक्रिया लगाऊंगा, ठीक है? इसके बाद इस गैसीय बादल के अंदर हाइड्रोजन होता है, लगभग 19, मतलब 98-99% हाइड्रोजन होता है, और बाकी थोड़ा बहुत और पदार्थ भी होते हैं भाई, जैसे हीलियम भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, आयरन भी हो सकता है, जो हमारे पृथ्वी पे है वो सब उसमें भी तो होगा ना, हम उन्हीं से तो बने हुए। अब क्या होता है, इसके अंदर ना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, तो ये बड़ा सा बादल जो है, इसमें पदार्थ आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और उसके अंदर जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा तो वही है ना, तो हाइड्रोजन के अणु आपस में रिएक्शन करते हैं, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, परमाणु रिएक्शन होता है। अब ये जो परमाणु रिएक्शन होता है, इससे क्या होता है, एक तारे का निर्माण हो जाता है। तो एक छोटा सा ऐसा सा एक पिंड बनना शुरू हो जाता है, इसको कहते हैं आद तारा। क्या कहते हैं, आद तारा। उसके बाद तीसरी अवस्था क्या होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया निरंतर होती जाती है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके हीलियम गैस का उत्सर्जन कर रहे होते हैं निरंतर, और उसके साथ साथ अति ऊर्जा निकलती है। आइंस्टाइन की जो न्यूक्लियर एनर्जी का फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू mc², उतनी गति से एक मॉलिक्यूल के अंदर ऊर्जा निकल रही होती है।
तो धीरे धीरे करके क्या हो जाता है, एक स्पष्ट तारे का निर्माण हो जाता है। उसको मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। क्या बन जाता है, तारा। तीसरी स्टेज में जाकर के तारा बन रहा है, ठीक है। ये तारे की भ्रूण अवस्था है। भ्रूण अवस्था क्या होता है, भ्रूण कहां होता है, पेट के अंदर होता है, अभी बन रहा है, अभी उसके अंग इकट्ठे हो रहे हैं। जब वो बन जाता है तो वो क्या होता है, बच्चा। तो बच्चे की स्थिति कौन सी होगी, आद तारा। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसके शरीर के सभी अंग एकदम विकसित हो जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है, मानव बन जाता है, वयस्क बन जाता है, मतलब बालक बन जाता है। तो ये हो गया तारा। इसके अंदर नाभिकीय संलयन की क्रिया निरंतर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता रहेगा, और हाइड्रोजन ईंधन के रूप में कम होता रहेगा, हीलियम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हीलियम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, हाइड्रोजन खत्म होता जाएगा, और ये बन जाता है एक बड़ा सा तारा। इसको कहते हैं लाल दानव। क्या बन जाता है ये, लाल दानव। फटने फूटने के लिए जैसा हो जाता है। इस लाल दान, अभी इसमें बहुत सारी चीजें लिखनी है, अभी मैं सिर्फ स्टेजेस लिखा रहा हूं और एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी कीवर्ड्स यहां भी लिखने हैं। जैसे जैसे ये जो लाल दानव है, इसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन बहुत ज्यादा, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा होगी ना इसके अंदर, ये क्या करता है, विस्फोट मारता है, फिर ये फटता है। फटने के बाद यहां पर स्थिति है 1.4 ms। अगर 1.4 ms का जो ये आकार है, यानी कि इस तारे का एक आकार देखा जाता है कि कितना बड़ा है, ठीक है। अगर 1.4 ms से कम है, अगर इससे कम आकार है, तो ये एक श्वेत वामन बनता है। क्या बनता है, श्वेत वामन। एकदम से तारा चमक रहा होता है, सफेद वामन। वामन मतलब क्या होता है, बोना। तो क्योंकि यहां दानव था ना, अब फट करके क्या हो गया, उसके आसपास की ऊर्जा तो क्या हो गई है, एकदम से प्रकाशित हो गई है, और बीच का जो उसका पिंड वाला हिस्सा हो गया वो रह गया। और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है, धीरे धीरे यहां से तारा ठंडा होने लग जाता है। अगर आकार बड़ा है तो तब ये बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। क्या बन जाता है ये, न्यूट्रॉन तारा। इसको कहते हैं पल्सर। पल्सर, या तो पल्सर या न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में ये तारा उस टाइम पर जब ये तारा होता है तो अपनी आकाशगंगा के चारों तरफ एक निश्चित वेग से ये दूरी तय कर रहा होता है, लेकिन जैसे ये फट जाता है लाल दानव से, तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है कुछ समय तक, बहुत ज्यादा। क्योंकि फट करके एकदम से, जैसे पटाखे फोड़ो तो एकदम से पहले एक रोशनी सी नहीं आती, वो हो रहा है। तो छोटा वाला भी फट रहा है, फट रहा है, बड़ा वाला भी। ये पल्सर। पल्सर बाइक का नाम पल्सर क्यों रखा हुआ है, क्योंकि बहुत तेज, उस टाइम पर पल्सर जब आई थी उससे ज्यादा तेज पिकअप वाली बाइक ही नहीं थी कोई, इतनी तेजी से कहीं पर भी चले जाती थी, यहां से उसका नाम है। तो ये जो 1.54 ms से बड़ा वाला आकार होता है, इससे बड़ा अगर ये वाला लाल दानव होगा तो ये फट जाता है। अब यहां पर एक सवाल आता है, ये 1.4 ms क्या है, ठीक है। यहां से ms का मतलब होता है मास ऑफ सन, यानी कि सूर्य का आकार। तकनीकी भाषा में इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहते हैं, क्योंकि इस थ्योरी की अवधारणा भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर ने करी थी। मास ऑफ सन की थ्योरी उन्होंने निकाली थी, तो उनके नाम पर ही लिख दिया, एक लिमिट है ये। तो उन्होंने बोला हर तारे का एक साइज होता है, और हमारा तो तारा सामने हमारे पास सूरज है, तो हम हर चीज को सूरज से ही तुलना करके चलेंगे। तो कोई तारे सूरज के आकृति से बड़े हो सकते हैं, कोई सूरज के आकार से छोटे हो सकते हैं। तो सूरज से 1.5 गुना अगर बड़ा तारा है तो वो फट करके न्यूट्रॉन तारा बनेगा, और सूरज से 1.5 गुना छोटा तारा है तो वो श्वेत वामन बनेगा। अब बताओ कि अगर सूरज कल की डेट में सूर्य भी फटेगा ऐसे, तो सूर्य क्या बनेगा, न्यूट्रॉन। ये नहीं, सूर्य 1.4 मास ऑफ सन है ना, तो ये तो मास ऑफ 1.5 गुना बड़ा हो गया ना, सॉरी 1.5 गुना छोटा और 1.5 गुना बड़ा हो गया ना, सूर्य से 1.5 गुना छोटा। तो सूर्य क्या बनेगा, ये बनेगा, क्योंकि वो इससे 1.5 गुना बड़ा हो जाएगा ना। हाँ बिल्कुल सही बात है, न्यूट्रॉन तारा बनेगा, ठीक है।
तो ये समझ में आ गया, ये लिमिट कैसे तय करी मैंने श्वेत वामन और न्यूट्रॉन तारे के। अब यहां पर से क्या होगा, ऊपर वाले ये भी ठंडा होगा, ये ठंडा होगा, ठंडा होकर के ये बन जाएगा काला वामन। क्या बन जाएगा, काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। एक छोटा सा एरिया बनेगा जहां पर इतनी ज्यादा गुरुत्व बल होगी ना कि यहां से कोई चीज बाहर नहीं निकल पाएगी। और अगर सर ये ठंडा होगा तो ठंडा तो सबने होना है, क्योंकि एनर्जी नहीं है ना अब। यहां पर नाभिकीय संलयन खत्म हो चुकी है आपकी, पूरी की पूरी खत्म हो गई है। ये बनेगा थोड़ा बड़ा कृष्ण छिद्र। क्या बनेगा ये, कृष्ण छिद्र, जिसको आप बोलते हो ब्लैक होल। अत्यधिक अत्यधिक गुरुत्व बल का एक केंद्र बनेगा। ये भी गुरुत्व बल का एक केंद्र बनेगा। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां से एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गैसीय बादल होगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर इसके बाद इस गैसीय बादल के अंदर क्या होगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू होगी, जो होता है हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हीलियम प्लस प्लस ऊर्जा, ठीक है। इस ऊर्जा से ये चमकने शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये चमकना शुरू हो जाएगा तो ये हो जाएगी इसकी बच्चे की अवस्था, ये होगी इसकी भ्रूणावस्था। ये याद करने के लिए बता रहा हूं मैं, बच्चे की अवस्था। ये हो गई इसकी वयस्क, वयस्क नहीं सॉरी, युवा, इसको युवा बोल देंगे, युवावस्था, ठीक है। ये जो युवा अवस्था होता है ये होता है वास्तविक तारा। ये कब तक रहेगा, देखो यहां पर क्या है, जैसे इसमें हाइड्रोजन है आपका 78%, हीलियम कितना है 21%, बाकी अन्य है। यहां पर ये जो अवस्था है आद्य तारा वाला, यहाँ हाइड्रोजन आपका 90% है, हीलियम आपका ऑलमोस्ट लगभग लगभग 10% है। तो धीरे धीरे हाइड्रोजन ही तो हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है ना। यहां तक आते आते ये जो लाल दानव है, ये जो लाल दानव है, ये आपकी होगी कौन सी अवस्था, प्रौढ़, प्रौढ़ कह लीजिए या फिर वयस्क कह लीजिए, मैच्योर, मैच्योर आदमी हो गया है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन आपका कितना हो गया है, लगभग लगभग 20% से 30% के आसपास, और हीलियम हो गया आपका 70% से या 80% से ज्यादा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपकी वृद्धावस्था, ठीक है। श्वेत वामन और ये सब ये क्या हो चुके हैं, फट गए हैं, बुढ़े हो गए, शक्ति खत्म हो गई है, वृद्धावस्था, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी अवस्था हो गई है, मृत, ब्लैक होल, ब्लैक ड्वार्फ, काला वामन या काला कृष्ण छिद्र, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये मृत अवस्था हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तारा फिर से बनने लग जाएगा, फिर से गैसीय पदार्थ इत्यादि इत्यादि, हाँ सब सब ब्रह्मांड का चक्र ये है। देखो इस तरीके से एक तारे का निर्माण होता है। अरे पता नहीं कितने अरब वर्ष, कितने अरब साल बाद, मतलब कई साल, ये तो वैज्ञानिकों की परिकल्पना है। अभी ये जो आप देखो युवा तारा 7821, ये मैंने सूर्य की संरचना बताई है। सूर्य के अंदर 78% हाइड्रोजन है और अभी 21% हीलियम है। ये कॉमन तारा जो ये 50, ये 78 से कम होते होते 50 तक आपको प्रॉपर तारे दिख रहे होंगे। ये लाल दानव जब सूर्य के अंदर हाइड्रोजन लगभग लगभग खत्म हो जाएगा और वो जब लाल दानव की अवस्था में आएगा ना, तो अभी जो सूर्य की जगह है वो पूरे के पूरे सोलर सिस्टम की जो पूरा क्षेत्रफल है उस पूरे में आपका सूर्य फैल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा सूर्य। फिर क्या होगा हमारा, तो खैर ये तो हम बैठ करके यहाँ पर वो लगा रहे हैं ना, एस्ट्रोफिजिक्स के तर्क लगा रहे हैं। तो अभी सूर्य वर्तमान में ये है, और सूर्य की अभी आयु कितनी है, 5 अरब वर्ष।
तो अभी सूर्य कौन सी अवस्था में है? युवा अवस्था में। ये अभी इसके बाद हमने सूर्य के बारे में भी पढ़ना है, तो जब सूर्य के बारे में पढ़ेंगे तो तब उसमें सूर्य की जो संरचना है उसके बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा। प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर से आएगा, क्रोमोस्फेयर से आएगा, सौर कलंक से आएगा, सौर ज्वालाओं से आएगा, सूर्य से उत्सर्जन होने वाली तरंगों से आएगा। कुछ फिजिक्स की चीजें मैं छोड़ दूंगा फिजिक्स के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन थोड़ा बहुत जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां जहां जो जो चीजों की जरूरत है, जैसे अरोरा है, रंगीन प्रकाश जो होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जो दिखता है, उसका तर्क थोड़ा सा हमने देखना है। तो ये हो गया जी तारा। तो तारा भी बन गया है। अब इसके बादल के फटने से सिर्फ ये तारा नहीं बन रहा है, जो बादल का जो चीजें और बच जाएंगी इधर अगल बगल में, जहां हाइड्रोजन और हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, तो वहां पर वो चीज क्या हो जाएगी, गुरुत्व के बल के कारण अलग अलग जगह पे उसके आसपास ग्रहों का निर्माण हो जाएगा। तो जो सूर्य के चक्कर लगाएंगे ग्रह, जो ग्रह के चक्कर लगाएंगे उपग्रह, तो ग्रहों के आसपास जो गैसीय पदार्थ बच जाएगा वो अपनी जगह पर संकुचित होकर के गुरुत्व बल के कारण उपग्रह का निर्माण बच जाएंगे। कुछ चट्टान खंड जैसी हो जाएंगी जो ग्रह नहीं बन पाएंगे, ना उपग्रह बन पाएंगे, ना कुछ बन पाएंगे, ऐसी चट्टान होंगे। ये भटक ही रहे हैं, कभी कभी किसी प्लैनेट से आकर्षित हो रहे हैं, कभी सूर्य से आकर्षित हो रहे हैं, कभी किसी से हो रहे हैं, तो ये चलते जा रहे हैं। ये आपकी शूद्र ग्रह बनेंगे। शूद्र ग्रह जब अपनी मार्ग से भटक जाएगा किसी अन्य ग्रह के आकर्षण के कारण, तो वो उल्का पिंड में परिवर्तित हो जाएगा। ये छोटे छोटे चीजें आगे बिल्ड करना है। अभी जब हम सौर मंडल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा और अंदर तक लेकर के जाऊंगा मैं, ठीक है। ये अवस्थाएं आपने नंबरिंग कर लेना बस। 6 स्टेज है एक तारे के निर्माण के, ठीक है। और चंद्रशेखर सीमा के बारे में आप, मैंने लिख दिया है चंद्रशेखर सीमा, आप परिभाषित कर दो नीचे। चंद्रशेखर सीमा के बारे में 2 लाइनें लिख दो। चंद्रशेखर सीमा एक तारे की अवस्था, तारे की अवस्था का मूल्यांकन करने हेतु सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 1.4 गुना चंद्रशेखर सीमा कहलाया जाता। सूर्य के द्रव्यमान का 1.4, ठीक है। नीचे लिख लेना 1 ms इज इक्वल टू, नहीं एक 1 CS CL, चंद्रशेखर लिमिट 1 CL इज इक्वल टू 1.4 ms, ठीक है। 1.4 ms ब्रैकेट में लिखना मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान, ठीक है। बस इतना रह गया, बाकी अब कल सौर मंडल से हमारी कहानी शुरू हो जाएगी। पहले तो सौर मंडल के निर्माण के पीछे के कुछ तर्क देखेंगे, जैसे कांत का सिद्धांत, जीन्स एंड जेफरीज का सिद्धांत, लाप्लेस का सिद्धांत, आद तारा सिद्धांत, द्वितारा सिद्धांत, सिगार सिद्धांत, ऐसे कुछ सिद्धांत है कि कैसे सौर मंडल की संरचना हुई है। उसके बाद फिर सूर्य के बारे में पढ़ेंगे कल ही हम, वो भी हम कल ही देखेंगे सूर्य के बारे में। तो सूर्य की संरचना कल हम कर लेंगे, और उसके साथ साथ सौर मंडल की संरचना का डायग्राम हम बना लेंगे कल। 3 चीजें इतना निपटाएंगे।